हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आज से लेके हम लोग इसमें सीएमए इंटर के अंदर जो आपका पेपर नंबर 5 है, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, उसका हम लोग सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आज इस क्लास के अंदर एक सिलेबस पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगी, क्या क्या इसमें चैप्टर्स हमारे पास इंक्लूडेड है। कुछ थोड़ा बहुत हम लोग लॉज का इंट्रोडक्शन लेंगे एंड हम लोग फर्स्ट चैप्टर, अगर टाइम रहा तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो भी आज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बिफोर दैट एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं इसके अंदर कौन सा पोर्शन कवर करने वाली हूँ। अदर देन कंपनी लॉ, हमारे पास इसमें जो भी लॉज रहेंगे वो पोर्शन आपको मैं मतलब कमर्शियल लॉ स्पेशली जो पोर्शन है, देखिए मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। इसके अंदर ये हमें आईसीएमएआई का मॉड्यूल है जो प्रोवाइडेड है, पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, राइट। इसके अंदर एक बार आप सिलेबस अगर चेक करें तो हमें 4 पार्ट्स में ये पूरा सिलेबस डिवाइड करके दे रखा है, राइट। 4 पार्ट्स में ये डिवाइडेड रहेगा। अब इसमें हमारे पास जो सेक्शन ए है, पार्ट ए, कितने वेटेज का है ये आप देख रहे हैं, 30 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा, ठीक है। 30 मार्क्स के वेटेज में इसमें हमें कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, 6 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो ये कमर्शियल लॉज का जो ये पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपको मैं कवर कराने वाली हूँ, ठीक है। अब डिस्कस करें अगर हम लोग इसमें क्या क्या चैप्टर्स हैं, तो ये देखिए आप इसमें इंट्रोडक्शन लॉ का ये चैप्टर हम लोग यूजुअली लास्ट में लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एंड एनआई एक्ट, ये तीनों चैप्टर्स वही हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं फाउंडेशन के अंदर, राइट। तो ये 3 चैप्टर्स आप लोगों ने ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़े हैं। ओके, वेटेज अगर मैं बात करूं तो जैसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता था, अभी भी इसका बहुत ज्यादा वेटेज है। इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 5-5 मार्क्स ईच रहेगा। पार्टनरशिप एक्ट और एलएलपी एक्ट का जो वेटेज है, मैं बताऊं आपको, दोनों का कंबाइंड 5 मार्क का वेटेज है। बट देखिए अभी आप लोग इंटर में आ गए हैं, फाउंडेशन की तरह पूरा पेपर एमसीक्यूज अब हमारा नहीं है। कुछ सर्टेन मार्क्स हमारे पास एमसीक्यूज के रहेंगे, अभी मैं वो डिस्कस कर लूंगी, बट साथ में हमारे पास लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो इन दोनों को मिला के 5 मार्क का वेटेज है। हर अटेम्प्ट के अंदर यूजुअली ये देखा गया है कि इसमें से कोई एक ही चैप्टर पे क्वेश्चन आता है, 7 मार्क का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, ओके। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल लॉज है, पार्ट बी में वेटेज इसका कितना है, 15 मार्क्स है। सेक्शन सी जो कॉर्पोरेट लॉज है, इसका 40 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। एंड सेक्शन डी जो है, इसका वेटेज आपका 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो अभी अगर मैं बात करूं सेक्शन सी कॉर्पोरेट लॉज, ये कॉर्पोरेट लॉज का पोर्शन आपको प्रतीक सर कवर कराएंगे। इसके अलावा जो अदर लॉज का पोर्शन है वो आपको मैं कवर कराऊंगी, ठीक है। तो हम लोग इसके अंदर कमर्शियल लॉस पहले स्टार्ट करेंगे, बट इसमें भी क्योंकि तुम लोग ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सोगा एंड एनआई एक्ट पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा दोबारा से इसको पढ़ना, इसीलिए हम लोग कुछ डिफरेंट लेते हैं, विच मीन्स हम लोग पहले इसमें पार्टनरशिप एक्ट से स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप एलएलपी पढ़ के फिर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट, सोगा और ये सब पोर्शन कवर करेंगे, ठीक है। एक बार आई होप आप लोगों ने ये चीज तो देख ली, आपको अपना सिलेबस और ये पैटर्न तो कंफर्म हो गया है कि किस तरीके से इसका मार्किंग स्कीम रहता है। मैं आपको पेपर का पैटर्न भी बता देती हूँ, पेपर में कितने क्वेश्चंस हमारे पास रहेंगे, कितने कितने मार्क के क्वेश्चंस रहेंगे। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट पेपर नंबर 5, दैट इज बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। अभी मैं आपको ये भी बताती हूँ एथिक्स क्या होता है, बिजनेस लॉज क्या होते हैं। एक बार पहले हम लोग पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, क्या रहेगा पेपर पैटर्न इसका। देखिए आपके पास 30 मार्क्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, विच मींस 30 नंबर है तो इसका मतलब कितना होगा, 15 क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, और कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 30 मार्क्स। 30 मार्क्स के क्या है, एमसीक्यूज है, ठीक है, ये चीज क्लियर है। 15 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, टोटल 30 मार्क्स एमसीक्यूज के। अब बचे हुए जो 70 मार्क्स है उसमें हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और ये कितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास मैं बता दूं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है पेपर के अंदर, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यूज, 15 क्वेश्चन आपको ये मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक आप ये चीज नोट कर लीजिए, आपको बाद में काम आएगी जब आप प्रिपरेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 तक ये कितने क्वेश्चंस हो गए टोटल,
7 क्वेश्चंस है हमारे पास, ठीक है। ये 7 में से हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं? अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो विच मींस इंटरनल चॉइस का यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है कि आप ये 7 क्वेश्चंस में से कोई भी 5 क्वेश्चंस यहाँ पे अपने अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है। तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो हर एक क्वेश्चन जो हमें यहाँ पे दिया जाएगा उसका वेटेज कितना है? 7 मार्क्स। तो हमें टोटल इसके अंदर मैं आपको बताऊं, मैं कह रही हूँ ना 5 है, 10 क्वेश्चंस इंटू 7 मार्क्स ईच इक्वल्स टू 70 मार्क्स। और ये जो है ये हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि मैम अभी तो आपने कहा कि 5 क्वेश्चंस हम लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि आपने यहाँ पे लिखा है ये कितने मार्क्स रहेंगे इसके? 10 क्वेश्चन के 7 नंबर ईच, है ना। तो 10 क्वेश्चन मैंने इसीलिए कहा बिकॉज मैं आपको बता दूं पेपर पैटर्न आता कैसे है। जैसे मैंने कहा क्वेश्चन 1 में एमसीक्यूज आ रहे हैं कितने? 15। क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक ये सारे हमारे क्या है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के अंदर आपको ए बी ए बी ए बी इस तरीके से 2-2 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट कर रहे हो, आपको अटेम्प्ट करना है, तो आपको इसके दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। देखो ये ऑब्वियस सी चीज है कि आपको इनके इंटरनल क्वेश्चंस में ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आपको जो मेजर क्वेश्चन नंबर है ना 2 है, 3, 4, 5, 6 ऐसे इनमें आपको क्या मिल रहा है? इंटरनल चॉइस मिल रही है। तो ये आप अटेम्प्ट करेंगे। अब ये 7 नंबर, ये भी 7, ये 7 ऐसे करके आपको इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इन टोटल आप जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। नंबरिंग के हिसाब से 5 है बिकॉज हर क्वेश्चन में अंदर आपको 2 सब क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है क्या? तो ये हमारा पूरा पेपर पैटर्न है। दिस इज आवर क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। पेपर पैटर्न देख लिया आप लोगों ने, साथ में ही ये चीज भी क्लियर हो गई कि इसमें किस तरीके से सिलेबस है डिवाइडेड, किस तरीके से है ये पूरा सिलेबस, एक बार वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चल रहे हैं हमारे पेपर के नाम की तरफ। पहले तो नेम समझ लेते हैं, जब भी तो इसके अंदर का कंटेंट हम लोग जान पाएंगे कि इसमें क्या है। देखिए हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और लॉज नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आप ये ऑलरेडी फाउंडेशन में पढ़ के आ रहे हैं। लॉज क्या होते हैं? अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट। दीज आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। और रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग बचपन से लेके देखते आ रहे हैं। हमारे घर में हमने रूल्स देखे हैं अलग अलग तरीके के, हम स्कूल में रूल्स देखते थे, कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। क्या कारण होता है, ऐसे क्यों रूल्स बनाए जाते हैं? देखो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर मैं पूरी कंट्री के व्यू पॉइंट से बात करूं तो हमें लॉज क्यों चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंस है लॉज की? बिकॉज हम लोगों को यहाँ पे क्या मेंटेन करना है? सेफ्टी, लोगों का सिक्योरिटी मेंटेन करना है। दूसरा, देश को स्मूथ फंक्शनिंग, मतलब उसको स्मूथली हर ऑपरेशंस वहां पे चलते रहे, हर सेक्टर के अंदर सब कुछ काम स्मूथली होता रहे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सोसाइटी में कितनी रॉन्गफुल एक्टिविटीज होती हैं, कितने फ्रॉड, स्कैम्स और अलग अलग तरीके के क्राइम्स हो रहे हैं, उन सबको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या जरूरी है? लॉज का होना जरूरी है, राइट। और अगर कोई भी पर्सन इन लॉज का वायलेशन कर देता है, कोई इनको फॉलो नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा उसके साथ? उसको पनिशमेंट इम्पोज करा जाएगा। और वो जो पनिशमेंट है किस फॉर्म में दिया जाएगा उसको? देखिए उसको हम जेल भेज सकते हैं, तो ये यूजुअली हर लॉ में ऐसा नहीं होता है कि हम उसको जेल भेज देंगे। हाँ, छोटे मोटे कोई भी ऐसे अगर कुछ चीजें होती है तो उसके लिए सिर्फ पेनल्टी भी इम्पोज करी जा सकती है। तो अगर किसी भी इंसान ने इन लॉज को क्या कर दिया? वायलेट कर दिया, वायलेशन कर दिया, तो वायलेशन करने के पीछे उसको कॉन्सिक्वेंसेस क्या फेस करने पड़ सकते हैं? पेनल्टी, या मैं कहूं फाइन्स। जैसे अभी हम लोग अगर ट्रैफिक सिग्नल जंप कर देते हैं तो हमें फाइन देना पड़ता है, चालान बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, वो देना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे सिर्फ फाइन कलेक्ट किया जाता है। बट यस, एक और फॉर्म ऑफ पनिशमेंट है हमारे पास, दैट इज व्हाट? इम्प्रिजनमेंट, जो कि जेल होता है। तो अगर क्राइम ऑफेंसेस, फ्रॉड, ऐसे कोई चीजें हो रही हैं, मर्डर वगैरह हो गया, तो उन सब चीजों में क्या होगा? जेल होगा, इम्प्रिजनमेंट होगा।
बार, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और एक्शंस भी लिए जाते हैं, जैसे वन ऑफ विच इज फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर जैसे सपोज करो कोई पर्सन है जो कि क्राइम, रिश्वत लेता है, करप्शन में इन्वॉल्व है, वो अब वो रिश्वत ले रहा है तो और वो पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसके पैसे तो छोड़ देंगे उसके पास और सिर्फ उस इंसान को अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, हम उसके उस अमाउंट को जो उसने रिश्वत लिया है, उस अमाउंट को, उस कैश को भी हम फोरफीट करेंगे, तो वो भी जब्त किया जाएगा और साथ में उस पर्सन का अरेस्ट भी किया जाएगा। तो कुछ और इस तरीके के एक्शंस हैं वो भी लॉ में लिए जा सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस लॉ के अंदर किस नेचर का कॉन्ट्रावेंशन हुआ है। बाकी अदर देन दैट ये कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं जो किसी ने भी लॉ वायलेट किया तो उसके ऊपर इम्पोज करी जा सकती है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को लेकिन लॉज भी ना, आपको बहुत सारे अलग अलग लॉज इंडिया में देखने को मिलेंगे, ऐसा क्योंकि हर सेक्टर के ऊपर सेम नेचर के लॉज अप्लाई नहीं होते, तो देर आर वेरियस लॉज। जैसे अभी कुछ नाम मैं बता रही हूँ लॉज के आपको। सिविल लॉज होते हैं, ठीक है, ये सिविल एक्टिविटीज, जैसे सपोज करो किसी ने किसी के प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, किसी ने इस तरीके, मतलब ऐसी जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिविल में फॉल करता है, तो ऐसी चीजें जो है वो सिविल में जाती है, सिविल लॉज होते हैं इसके लिए। एक और हमारे पास क्रिमिनल लॉज। क्रिमिनल लॉज क्या है, जो क्राइम्स से रिलेटेड है, क्राइम्स की पनिशमेंट दे रखी है उसमें, कैसे उसको अरेस्ट करना है, कैसे ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये हम नहीं पढ़ेंगे। कारण हम क्या बनने जा रहे हैं, हम सीएमए बनने जा रहे हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। और इम्पोर्टेंस कहाँ है हमारे जैसे प्रोफेशनल्स की, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, राइट। तो हम लोग प्रोफेशनल्स, हम कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड में जाने वाले हैं, तो हमारे लिए कौन से लॉज बनाए गए हैं, बिजनेस लॉज बनाए गए हैं, राइट। हमें कौन से लॉज पढ़ने हैं, बिजनेस लॉज, ठीक है। तो ये वाले लॉज कौन पढ़ता है, ये एडवोकेट्स के लिए होते हैं, एडवोकेट जिनको बनना है ये वो पढ़ता है। तो हमें ये नहीं पढ़ाया जाएगा, हमें क्या पढ़ाया जाएगा, हमें बिजनेस लॉज पढ़ाए जाएंगे, ओके। अब बिजनेस लॉज यानी ऐसे लॉज जो किसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, किसी भी बिजनेस पे अप्लाई होंगे, किसी भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होंगे, उनको कैसे बिजनेस करना है, कैसे पैसों का लेन देन होगा, अथॉरिटीज कौन होगी, ये सब चीजें उसके अंदर कवर्ड रहेगी, ठीक है। अब बिजनेस लॉज में भी बहुत सारे लॉज होते हैं, जैसे तुम लोगों ने अभी अभी अपने सिलेबस के अंदर नेम्स पढ़े होंगे, 4 पार्ट्स जो थे हमारे पास। एक इसमें हमने कहा था कमर्शियल लॉज, ठीक है। कमर्शियल लॉज वो लॉज हैं, जैसे हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें आता है, सेल ऑफ गुड्स। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें वो ट्रेडिंग करता है गुड्स की, है ना, गुड्स खरीदता है कहीं से और फिर उसको बेच देता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसी चीजें इसमें आती हैं। या फिर पेमेंट को लेकर के चेक दे दिया और अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक बाउंस हो गया, ऐसे मैटर्स जो है वो कमर्शियल लॉज में फॉल करते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स से रिलेटेड, ट्रेड, बिजनेस, इन सब से रिलेटेड जो लॉज होंगे उनको हम लोग क्या बुलाते हैं, कमर्शियल लॉज बुलाएंगे, ओके है ये चीज। अब नेक्स्ट एक और फॉर्म ऑफ लॉज होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल लॉज, ठीक है। इंडस्ट्रियल लॉज ये इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होंगे, यानी कि वो सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। यहाँ मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, ट्रेडिंग बताया था ना, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। अब लेकिन यहाँ भी क्या होता है ना, देखो हम लोग इंडस्ट्रियल लॉज को एक और नाम भी बोलते हैं, इसको लेबर लॉज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लेबर लॉज, बिकॉज इन इंडस्ट्रीज में कौन काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं। और अक्सर ये वर्कर्स जो है वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, वो हमारे जितने एजुकेटेड नहीं है, तो उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होने के चांसेस होते हैं। जैसे उन लोगों को जितना पैसा प्रॉमिस किया गया वो उनको मिल नहीं रहा, जिस स्टेट पे प्रॉमिस किया गया उस स्टेट पे उनको मनी नहीं मिल रहा है, राइट। तो ऐसे केसेस में, या फिर जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, बहुत छोटे छोटे बच्चों को हम लोग फैक्ट्रीज में और माइनिंग में और इस तरीके के हजार्डस वर्क्स के अंदर हम उनको अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये गलत है, कानून की नजरों में ये चीजें गलत है। और अगर ऐसे ऑपरेशंस किसी भी फैक्ट्री में चल रहे हैं, लेबर का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, वहां पे चाइल्ड लेबर का वो यूज हो रहा है, दैट इज टोटली बैंड। तो हम उनसे रिलेटेड कुछ लॉज पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लॉज जिसे कहते हैं, ठीक है। अब इसी में मैं आपको एक और कैटेगरी बताती हूँ। अच्छा, कुछ इंडस्ट्रियल लॉज के मैं नेम्स आपको एक बार दिखाती हूँ जो मॉड्यूल के अंदर ही लिखे हुए हैं, आप लोग एक बार फेमिलियर हो जाएंगे इन सब चीजों के साथ।
देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, फैक्ट्रीज एक्ट। अब ये भी मैंने बताया, इंडस्ट्रीज जो होती है ना, इंडस्ट्रीज में बहुत ऐसी अनलॉफुल प्रैक्टिसेस चलती हैं। लो वर्कर को, मतलब इतनी खतरनाक खतरनाक मशीन्स पे वर्कर काम कर रहा है, लेकिन उसकी सेफ्टी, कोई अरेंजमेंट्स नहीं है सेफ्टी के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, मतलब बेसिक पंखा, एसी, वेंटिलेशन, लाइटिंग या फेंसिंग लगी हुई हो ऐसी मशीनरी बार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं उनका। कोई उनको हेड गेयर वेयर, मतलब हेलमेट्स पहनने के लिए बोला जाए, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो यही चीजें गलत है जिसकी वजह से हादसे होते हैं ना, एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पे। तो वो चीजें कहाँ पे दे रखी है, फैक्ट्रीज एक्ट में दे रखी है। एक और, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी। ग्रेट्युटी एक अमाउंट होता है जो एम्प्लॉइज को पे होता है, कैसे क्या कंडीशंस है वो हम लोग बाद में इसी में ही पढ़ेंगे। ऐसे ही एक प्रोविडेंट फंड होता है, ये भी रिटायरमेंट बेनिफिट का एक पार्ट होता है, तो ये भी पैसा इनको मिलता है। इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंस एम्प्लॉयर करवा रहा है, तो अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को अपॉइंट करा रहा है तो वो उसका क्या कराएगा, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कराएगा। और एक ये है कोड ऑन वेजेस, बिकॉज वर्कर्स को क्या पे किया जाता है, उनको वेजेस पे की जाती है। तो वेजेस जो है वो मिनिमम कितनी वेजेस इन लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है, किस टाइम पे उनको वेज मिल जाना चाहिए, कौन से टाइम पीरियड तक उनका ये पेमेंट हो जाना चाहिए, इस तरीके की कुछ बातें हैं जो हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, इस पर्टिकुलर लॉ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वेटेज वगैरह जो है वो इसमें मैं आपको क्लैरिफाई अगर ये करूं, जो 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स का एक साथ वेटेज 10% है, तो हमें समझ आ रहा है कि ये थोड़ी चीजें लेस इंपॉर्टेंट है। क्यों, कुछ कह नहीं सकते किस में से क्वेश्चन आ जाए, है ना। और कोड ऑन वेजेस अकेले 5 नंबर का वेटेज कैरी कर रहा है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बताती हूँ, आपके सिलेबस के अंदर इंस्टीट्यूट ने ये बोल रखा है कि इन चैप्टर का वेटेज 5 नंबर है, इधर भी 5-5 हमें दिख रहा है, पर अभी जो मैंने आपको पेपर पैटर्न समझाया था, क्या उसके अंदर कहीं भी 5 मार्क का कोई क्वेश्चन है हमारे पास, नहीं है। तो इसका मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये 5 नहीं है, ये 7 मार्क्स है। ओके, समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये 5 नंबर इन्होंने लिखा है यहाँ पे, बट नहीं, इस पे विश्वास नहीं करना है हमें, हमें तो 7 नंबर के हिसाब से तैयारी करनी है, बिकॉज 5 मार्क का कोई क्वेश्चन में, मतलब पेपर में है ही नहीं, पैटर्न ही नहीं है ऐसा कोई। ओके, तो हम लोगों को 7 मार्क्स, ये 5 नंबर नहीं, ये 7 नंबर है, एक पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये सोच के यहाँ पे इसकी तैयारी करनी है। चलिए, ये तो मैंने अभी आपको जस्ट ये इसीलिए दिखाया था ताकि इंडस्ट्रियल लॉस क्या क्या होते हैं, लेबर लॉस क्या क्या है, वो आप एक बार आइडिया लगा सके। अच्छा, एक और इसके अंदर हमारे पास लॉस का सेगमेंट है विच इज कॉल्ड कॉर्पोरेट लॉज। अब कॉर्पोरेट लॉज में क्या पढ़ते हो आप इसमें पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में, कंपनीज एक्ट 2013, इसके बारे में पढ़ोगे इसके अंदर। तो बेसिकली एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। कंपनी सबसे बड़ा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके ऑपरेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वहां पे हम लोगों को किस चीज की जरूरत है, एक सॉलिड लॉ की जरूरत है जो उसको गवर्न करेगा, वो लॉ कंपनीज एक्ट है, और ये पोर्शन आपको प्रतीक सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये पोर्शन वहां पे आपका कवर हो जाएगा। तो अब तुम ये चीज देखो कि बिजनेस लॉज में भी कितने सारे तरीके के अलग अलग लॉज होते हैं, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग इसके अंदर अभी पढ़ेंगे। नाउ स्टार्टिंग विद कमर्शियल लॉज ना, इसमें हम लोग पहले क्या स्टार्ट करेंगे, मैंने तुम लोगों को बताया, मैं कॉन्ट्रैक्ट्स होगा एनआई अभी नहीं स्टार्ट करूंगी बिकॉज इट विल बिकम बोरिंग, आप लोगों के लिए ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। अभी जस्ट पढ़ के आए हो, फाउंडेशन क्लियर करके आ रहे हैं आप लोग, तो अभी यहाँ पे हम लोग पहले पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे जो आप लोगों के लिए नया है, फिर एलएलपी पढ़ते हैं, उसी से मिलता जुलता है, और फिर हम लोग आगे बाकी के चैप्टर्स करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और, हमारे इस सिलेबस के नाम में एक और टर्म यूज किया गया है, दैट इज एथिक्स, ठीक है। 15 मार्क्स का वेटेज एथिक्स का भी है हमारे सिलेबस में। अच्छा, क्या मतलब तब मैं अलग से बताती हूँ आप लोगों को। एथिक्स वर्ड जो है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, एथिक्स का मतलब क्या है। एथिक्स का मतलब है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो बेसिकली एथिक्स हमें ये बताता है कि क्या चीजें सही है और क्या गलत है, बट ये चीजें तो हमें हमारे पेरेंट्स ने भी सिखाई है, हमारे टीचर्स ने भी सिखाया है, बचपन से लेके स्कूलिंग हम लोग करके आ रहे हैं, तो हमें पता है ऑलरेडी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग।
बट द पॉइंट इज कि हम लोग अभी ये चीज स्टडी नहीं कर रहे हैं, मतलब इस पर्सनल व्यू पॉइंट से हम ये नहीं पढ़ रहे हैं। हम ये किस व्यू पॉइंट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है। तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारा कंडक्ट कैसा होगा, हमारा बिहेवियर कैसा होगा, हमें वहां पे किस मैनर में बिहेव करना है, तो वो समझने के लिए हम लोग को एथिक्स पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो एथिक्स जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो कंडक्ट है, हमारा बिहेवियर जो है वो सही या गलत कैसे होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ठीक है, अच्छा मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, उससे आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, अब मुझे एक चीज आप लोग ये बताएं, सपोज आप किसी कंपनी के अंदर बहुत एक अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, जैसे सपोज करो किसी कंपनी के सीएफओ हो, तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, अब आपके पास जाहिर सी बात है कंपनी की बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशंस कोई होती होंगी, जैसे सपोज करो कंपनी का कोई भी प्रॉफिट से रिलेटेड फिगर है या ऐसा कुछ है, वो डिटेल्स आपके पास है, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है। ठीक है, अब कोई और आउटसाइडर है या उसी कंपनी का कोई कॉम्पिटिटर कंपनी है, वहां का कोई आदमी तुम्हें कहता है कि यार आपको है ना, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आप कंपनी की वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, समझते हो कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है, सीक्रेट। कंपनी की जो वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ना, वो आप क्या करो, मुझे दे दो और बदले में मेरे से 1 करोड़ रुपए ले लो। अच्छा, कल को अगर तुम्हारी ये बात किसी और को पता लग भी जाती तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, तुम्हें जॉब से निकाल देगी। तो कोई बात नहीं ना, तुम्हें तो 1 करोड़ रुपए तो है ना, आराम से बैठ के ब्याज खाना उस पर, बहुत है, इनफ है ये अमाउंट। तो अब वो तुम्हें ऐसे खरीदने की कोशिश कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, क्या एथिकली ऐसा करना सही है? क्या एथिकली इज इट करेक्ट कि हम लोग इस तरीके से जिस इंफॉर्मेशन, जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो हम किसी और को दे दें, बदले में पैसे ले लें? क्या ये चीज करना सही है? क्या ये प्रैक्टिस अच्छी प्रैक्टिस है? ना, ऐसा हम लोग को एथिकली हम लोग को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दैट टू प्रोफेशनल बनने के बाद। हम कोई ऐसा वैसा डिग्री कोर्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसमें हमारे नाम के आगे एक प्रीफिक्स लगाया जाएगा सीएमए, जिसकी वैल्यू बहुत होती है। ठीक है, तो ऐसे में ऐसी हरकतें करना इज नॉट गुड, तो इसीलिए हमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखना है। अब ऐसे कुछ और प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग इस पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, और इस पार्ट का वेटेज कितना है, 15 मार्क्स का है। मैं आपको अप्रॉक्स बता दूं, आपके 2 क्वेश्चंस इस यूनिट से आते ही आते हैं। ठीक है, 2 7 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से आएंगे ही आएंगे, और उसके अलावा 1 या 2 एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो ये मीनिंग है इसका एथिक्स का। ठीक है, तो अब आप लोग एक काम कीजिए, बिकॉज मैं एक बार मेरी स्ट्रैटेजी और बता देती हूँ, मैं पढ़ाती कैसे हूँ। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने का एक ही लॉजिक है, और वो है आप नोट्स मेंटेन करें। जब तक खुद की किसी फ्रेंड के नोट्स फोटोकॉपी नहीं करने हैं हमें, मैं आपको खुद नोट्स लिखवाऊंगी, बिकॉज तुम लोग घर जाके नहीं लिखते हो उसको, तो मैं खुद आप लोगों को क्लास के अंदर ही हम नोट्स लिखेंगे साथ साथ, एंड वहीं के वहीं हम टॉपिक्स को अंडरस्टैंड भी करते रहेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम लोगों को एक सेपरेट रजिस्टर इसका मेंटेन करना है, अपने नोट्स अप टू डेट रखने हैं, किसी फ्रेंड से किसी से नहीं लेने हैं, खुद की हैंडराइटिंग में अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे, तब तुम्हें ये थ्योरी सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से याद हो पाएंगे। ठीक है, एक और बात, नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं है कि जैसा हम लोग के मॉड्यूल में लिखा हुआ है वैसा हम लोग रनिंग में लिखते जा रहे ना। मैं थोड़ा सा क्रिएटिव मैनर में अपने नोट्स बनाएंगे, अलग अलग कलर के पेन ले आए, हेडिंग्स अच्छे तरीके से लिखो, मतलब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम क्रिएटिविटी कैसे डाल रहे हो। बट मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट या डायग्राम्स हो गए, उस तरीके की चीजें बना के, समरी चार्ट, माइंड मैप्स बना के वैसे आपको नोट्स बनवाती हूँ। लिखना कैसे एग्जाम में, वो तुम लोग जैसे जैसे टेस्ट दोगे ना, वैसे वैसे ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उस पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप लोग नोटिंग जो है वो साथ के साथ अभी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे लिए नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करें, सबसे पहले ये पेपर नंबर हेडिंग डाल दो। ओके, एक बार ये लिख लो, लॉ का क्या मीनिंग है, वायलेशन करने पे क्या क्या ये पनिशमेंट्स होती हैं, फिर
टाइप्स ऑफ लॉज लिख लो एंड उसके बाद एथिक्स का मीनिंग लिख लो, ठीक है। फटाफट से नोटिंग करेंगे, मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ इसके लिए, नोटिंग कर लीजिए। फिर हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर आज ही स्टार्ट कर रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेंगे उसका, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वो स्टार्ट करेंगे। पहले इस चीज का फटाफट से नोटिंग कर लीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बार इसमें ये लिख लीजिए, एथिक्स का मीनिंग लिख लीजिए आप। टाइप्स ऑफ लॉज तो वैसे ही अंडरस्टूड है, उसको तो नोट नहीं भी करोगे तो चलेगा। एक बार एथिक्स का मीनिंग लिख लें, क्या मीनिंग होता है, फिर उसके बाद हम पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये भी डन है आप लोगों का। अब देखिए एक बार मॉड्यूल के सीक्वेंस में जो आपको नोट्स बना रही हूँ, जो भी सब कुछ लिखवा रही हूँ, ये कंप्लीटली मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जितना कंटेंट इसमें दे रखा है सिर्फ उतने ही मार्क्स के आपसे, मतलब वही टॉपिक्स जो है पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 है, ओके, मैं चैप्टर यही लिखवा रही हूँ आप लोगों को, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक बार हेडिंग पुट कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। मॉड्यूल के सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट ए। पार्ट ए किस चीज का है, कमर्शियल लॉज है इसके अंदर, कमर्शियल लॉज। एंड इसका जो वेटेज है कमर्शियल लॉज का, ये वेटेज है इसका 30 मार्क्स का। ठीक है, इसके अंदर जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5, और ये चैप्टर है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इसका ईयर जो है 1932, मतलब ये काफी पुराना लॉ है।
ठीक है, काफी पुराना लॉ है ये, इंडिया में ये काफी टाइम से ऑपरेट कर रहा है। इसका हेडिंग लिखिए, हम लोग फिर डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब ये जो लॉ है आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिशर्स के पहले का लॉ है, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का लॉ है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर हम लोग अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वैसे आप सब लोगों को पता है, आप 12th में पढ़ के आ रहे हैं ये चीजें। एक हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, एक पार्टनरशिप होता है, एक उसका एडवांस्ड फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LLP बोलते हैं, और एक होता है कंपनी। तो आपको सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के हम लोग बाकी सब चीजें पढ़ रहे हैं, LLP पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, और एक कंपनीज पढ़ेंगे हम लोग। फाइन, सबसे पहले मैं पार्टनरशिप क्या होता है उसको समझाने के लिए तुम लोगों को एक डिफरेंस लिखवा रही हूँ बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ठीक है, तो आप लोग मुझे खुद ही बता दोगे, वैसे आप लोगों को सबको पता है ही सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, तो हम लोग उसका एग्जाम्पल लेकर के पार्टनरशिप को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम कीजिए, इसमें हम लोग दो कॉलम्स बनाएंगे। एक तरफ हम लोग पहले सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टडी करेंगे कि भाई इसमें क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है, और उसके कंपैरिजन में फिर पार्टनरशिप में हम लोगों को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या मतलब चीजें इसमें फीचर्स होते हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करूं ओनर्स, मुझे ये बताइए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कितने ओनर्स होते हैं? एक ही होगा, नाम से समझ आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो मतलब प्रोप्राइटर मींस ओनर, तो कितने ओनर है यहाँ पे? एक सिंगल ओनर है, तो यहाँ पे हमें एक सिंगल ओनर है। जबकि पार्टनरशिप में कितने ओनर्स होते हैं? यहाँ पे 2 और मोर, एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा जने हम लोगों को चाहिए रहते हैं पार्टनरशिप के केस में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 और मोर, और उन लोगों को हम ओनर्स नहीं कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कैपिटल की बात करूं, है ना, तो कैपिटल मुझे ये बताइए, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल कैसा रहेगा? लिमिटेड रहेगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है, कारण ये है कि एक सिंगल ओनर है यहाँ पे। अब वो बेचारा ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाएगा? वो अपनी खुद की सेविंग्स लगा देगा। ठीक है, उसके अलावा उसके पास अगर लोन की अवेलेबिलिटी है, उसकी गुडविल अच्छी है, तो उसको बैंक से लोन मिल जाएगा, बट वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट का वो नहीं ले सकता है। तो मैं कहूंगी कैपिटल, क्योंकि अकेला जना है तो कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसके पास? लिमिटेड रहेगी। ठीक है, अच्छा पहले ये वाला पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर पार्टनरशिप से भी इसको कंपेयर करके पढ़ेंगे। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रॉफिट्स की, ठीक है, तो प्रॉफिट्स ये अकेले इंजॉय करेगा, राइट, बट लॉसेस की अगर मैं साथ में इसके बात करूं, तो लॉसेस के अंदर इसके पास एक डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये अकेला जना है बिजनेस में, तो इसीलिए इसको खुद को ही सारे लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो जहां प्रॉफिट शेयरिंग भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट पूरा का पूरा खुद गेन कर रहा है, इस चीज का उसके पास फायदा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके लिए ये है कि लॉसेस पूरे के पूरे उसको पे करने पड़ेंगे, तो ये उसके लिए नुकसान है। तो प्रॉफिट्स जो है ये वो अकेले इंजॉय करता है, enjoys them alone, जबकि लॉसेस जो हैं वो भी उसको अकेले सारे बेयर करने पड़ते हैं। bears all losses alone, अकेले ही उसको क्या करने हैं? सारे लॉसेस बेयर करने हैं। जहां वो अकेले प्रॉफिट सारे इंजॉय कर रहा था, उसको किसी और को देने की जरूरत नहीं है, बांटने नहीं है प्रॉफिट्स किसी के साथ, वहीं इसको लॉसेस भी सारे खुद बेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, फाइन। इसके बाद हम लोग इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट, लायबिलिटी। मुझे ये बताओ यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? कहने का मतलब क्या? अगर इसके बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, तो वो लॉसेस जो हैं वो सबसे पहले हम यही ट्राई करेंगे कि जो बिजनेस के असेट्स हैं
वो बेच के फिर हम लोग लॉसेस पे ऑफ करें। बट अगर बिजनेस के असेट्स सफिशिएंट इनफ नहीं है लॉसेस बेयर करने के लिए, तो क्या इस सिंगल ओनर सोल प्रोप्राइटर के पर्सनल असेट्स दांव पे लग सकते हैं क्या? यस, हम उसके घर तक जा सकते हैं, उसके पर्सनल असेट्स को लेके सेल कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे उसकी लायबिलिटी क्या बन जाती है? अनलिमिटेड बन जाती है। यहाँ पे उसकी लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से इसको हम लोग पर्सनल लायबिलिटी भी बोलते हैं, और इसके पीछे कारण यही है कि अकेले इसको सारे, और इनफैक्ट पर्सनल असेट्स भी सेल कर दिए जाएंगे इसीलिए। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिसीजंस की, ठीक है, तो डिसीजंस कौन लेगा? डिसीजन मेकिंग ये अकेले करता है ना? तो ये डिसीजंस जो है, ये सोल ओनर जो है, ये खुद सारे के सारे डिसीजंस लेता है। तो इसमें इसके कोई इंटरवेंशन नहीं है, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, खुद सारे के सारे डिसीजंस ये ले सकता है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि क्या यहाँ पे एक्सपर्टीज है, मतलब क्या अलग अलग फील्ड्स में एक्सपर्टीज होगी क्या यहाँ पे? नहीं, एक आदमी सिर्फ एक ही फील्ड में एक्सेल कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या यहाँ पे स्कोप है एक्सपर्टीज लाने का? नहीं। हाँ, आप अपने लिए एम्प्लॉय अलग अलग बैकग्राउंड के अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन उनको भी तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि जो आदमी जितना एक्सपीरियंस लेके आएगा वो उसमें तुम्हारी कंपनी में उतना ही स्टेक मांगेगा, उतना ही तुम्हारे मतलब बिजनेस में स्टेक मांगेगा। तो इसलिए एक्सपर्टीज जो है वो यहाँ पे नहीं होती है। और क्या यहाँ पे एक्सपेंशन का स्कोप है क्या? मैं इसमें लिख रही हूं स्कोप फॉर एक्सपेंशन। मुझे ये बताएं, क्या एक्सपेंशन का स्कोप है यहाँ पे? नहीं है, आंसर इज नो। क्योंकि अब क्यों नहीं है स्कोप, मैं ये बताती हूँ। एक अकेला जना अपनी कितनी ब्रांचेस मैनेज कर लेगा? एक अकेला सोल ओनर कितने सिटीज में जा जाके अपनी शॉप्स ओपन कर सकता है? कहीं भी कर सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ एक जगह काम कर सकता है, एक जगह अपना अटेंशन दे सकता है, राइट। और दूसरी जगह अगर वो कर भी रहा है तो वहां के लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा? अपने साथ एक और पार्टनर ज्वाइन करना, मतलब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके इतने लार्ज स्केल बिजनेस को हैंडल कर सकते हैं, एक अकेला जना नहीं कर सकता है। क्यों? आपको कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगी, आपको बहुत अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग भी चाहिए, बैकग्राउंड के लोग भी चाहिए, तो इसीलिए वो सिंगल ओनर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे ये सब चीजें तो लिख ली, साथ में अब इसके हम ये भी पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप में इन्हीं चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए, ये मैं पार्टनरशिप में लिख रही हूँ इसको। अच्छा, ओनर्स जो है वो वहां पे दो या दो से ज्यादा है, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या बताया यहाँ पे, अगर किसी भी पर्सन को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड करने के लिए उसको अपने साथ और लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो कम से कम पार्टनरशिप में कितने मेंबर्स होंगे? दो होंगे। और उनको हम क्या बुलाते हैं? उनको ओनर्स करके बुलाते हैं क्या? नहीं, पार्टनर करके बुलाया जाएगा। ठीक है, तो टू और मोर पार्टनर्स। अब कैपिटल मुझे बताओ, क्या कैपिटल लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? अनलिमिटेड कैपिटल किसी के पास है क्या? इनफाइनाइट कैपिटल किसी के पास भी है क्या? मैं तो ये कहूंगी अंबानीज के पास भी नहीं है। ओके, उनके पास भी एक लिमिटेड नंबर है, इनफाइनाइट कैपिटल नहीं है उनके पास भी। फाइन, तो इसीलिए यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि कैपिटल इज लिमिटेड, बट हाँ सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में यहाँ पे कैपिटल लाने के सोर्सेज जो है वो ज्यादा है। ठीक है, सोर्सेज यहाँ पे क्यों ज्यादा है? बिकॉज दो या दो से ज्यादा लोग अब आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने हिस्से का कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस के अंदर, तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा कैपिटल बन पा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी लिमिटेड बट मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं शॉर्ट में एसपी लिख रही हूँ, सोल प्रोप्राइटरशिप को लिमिटेड है लेकिन इससे तो ज्यादा ही है। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस की मैं बात करूं, ये दोनों ही चीजें पार्टनरशिप में क्या होंगी? शेयर हो जाएंगी। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे शेयर होती हैं, शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स। ये दोनों चीजों को आपको पार्टनर्स में शेयर, मतलब अब यहाँ पे देखो ये एक नुकसान है कि जो सोल प्रोप्राइटर था अकेले सारा प्रॉफिट कमा रहा था, खा रहा था, लेकिन इधर उसको वो प्रॉफिट दूसरों के साथ बांटना पड़ेगा। बट एक चीज
जो इधर डिसएडवांटेज था, क्या था यहाँ पे डिसएडवांटेज, ये अकेले सारे इसको लॉसेस बियर करने पड़ रहे थे, बट यहाँ पे अब ये फायदा तो मिल गया ना कम से कम कि चलो ठीक है लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ओके अब नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पे बात करूं लाइबिलिटी, यहाँ पे पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। ठीक है, ये भी सेम है, लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, मतलब पार्टनर के पर्सनल असेट्स भी दाव पे लगाए जा सकते हैं अगर बिजनेस इनकी फर्म पार्टनरशिप फर्म की जो असेट्स हैं अगर वो सफिशिएंट इनफ नहीं है फर्म के लॉसेस को पे ऑफ करने के लिए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इनके पर्सनल असेट्स भी दाव पे लगा सकते हैं। ठीक है, डिसीजंस की हम लोग बात करें तो डिसीजन मेकिंग जो है वो सारे पार्टनर्स मिलके लेते हैं, तो डिसीजंस में मैं लिख रही हूं बाय ऑल पार्टनर्स विद कंसेंट ऑफ ईच अदर। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट से लिया जाएगा और सारे मिलके लेंगे। तो अब ये चीज सोल ओनर के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज यहाँ वो अकेला राज कर रहा था, अकेले अपने सारे डिसीजंस ले रहा था, इधर उसको क्या करना पड़ रहा है, दूसरों की सलाह भी लेनी पड़ रही है, और लोग जो आपके पार्टनर हैं उनका भी इंटरवेंशन रहेगा डिसीजंस के अंदर। ठीक है, फिर हम लोग बात करें एक्सपर्टीज की। हाँ जी बिल्कुल, एक्सपर्टीज यहाँ पे है, क्यों है, बिकॉज अलग अलग बैकग्राउंड के लोग तुमने अपने साथ जोड़ लिया। अगर तुम फाइनेंस में एक्सपर्ट हो तो तुम किसी और इंसान को लेके आओ जो ऑपरेशंस में एक्सपर्ट है, कोई और ले आओ जो मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हम लोग ले आए। क्या एक्सपेंशन का स्कोप है यहाँ पे, बिल्कुल है, बिकॉज पार्टनर्स जो है, जैसे सपोज करो अगर मैंने 5 पार्टनर्स रखे हैं, 5 पार्टनर्स हैं हम लोग आपस में, तो हम आराम से पूरे राजस्थान में अपनी सेल्स कर सकते हैं, अलग अलग सिटीज में हम लोग अपने बिजनेसेस को सेटअप कर सकते हैं, ताकि हर पार्टनर अलग अलग सिटी में जाकर के क्या कर सकता है, मॉनिटरिंग कर सकता है, बिजनेस कर सकता है वहां पे। तो ये पॉइंट है, ये देखिए हम लोग ने यहाँ पे सारे डिफरेंसेस क्रिएट कर लिए बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। ठीक है, आप लोग एक फटाफट से काम ये करो, इनको नोट कर लो। अच्छा एक चीज और, मैं बस 2 मिनट और लूंगी आपके, ये है, मुझे इसमें ये बताइए, हम यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एक तो ये लॉस वाला ये डिसएडवांटेज था सोल प्रोप्राइटर के लिए, राइट, ये चीज यहाँ आके क्या बन गई, एडवांटेज बन गई। फाइन, एक और चीज यहाँ पे एक्सपर्टीज वो ज्यादा नहीं है, बट वो वहां पे प्लस पॉइंट है हमारे लिए। स्कोप फॉर एक्सपेंशन हम नहीं कर सकते यहाँ पे, यहाँ हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये चीज हमारे लिए यहाँ पे क्या बन गई, एक एडवांटेज बन गया। तो तुम समझ रहे हो ये सारी, ये 3 चीजें जिसपे मैंने स्टार लगाया है, ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं, जबकि वही पार्टनरशिप में जाके अगर हम देखें तो दे बिकम एन एडवांटेज फॉर द बिजनेस, फॉर द पार्टनर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब एक काम कीजिए आप लोग, इनफैक्ट कैपिटल भी यहाँ पे बहुत कम था, एक ही जना इंट्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे कैपिटल काफी सारा आ गया, ये है। ठीक है, अब एक काम करो फटाफट से इस चीज की नोटिंग कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीज डिस्कस करेंगे। नोटिंग कर लीजिए फटाफट, ये समझना बहुत जरूरी था कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर क्या कमियां हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ने ओवरकम करनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने तुम्हें कंपैरेटिव चार्ट बनाया था, वैसे तुम लोगों को ये चीजें ऑलरेडी पता है, बट इसीलिए मैं एक बार फटाफट से रिकॉल करवाना चाह रही थी ताकि तुम लोग पार्टनरशिप की इंपॉर्टेंस समझो कि क्यों जरूरी है ये अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग जोड़ने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, चलिए नोटिंग कर लीजिए इसका फटाफट, फिर हम आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं, आगे क्या पढ़ना है।
चलिए, आई होप ये पूरा नोटिंग कंप्लीट हो गया है सबका। हो गया, ठीक है। फटाफट आपने ये चीज तो कर लिया, अब फटाफट से हम लोग एक डेफिनेशन और देख लेते हैं बस पार्टनरशिप का, बाकी प्रोविजंस फिर हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर देंगे। देखिए, अच्छा इसमें है ना पार्टनरशिप एक्ट में हम लोगों की यूनिट्स दे रखी है ना, मतलब ये पूरा चैप्टर, ये पूरा एक्ट जो है ये भी छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइडेड रहेगा। तो मैं इसमें पहले हेडिंग पुट कर रही हूँ, हम यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रखा है, यही बेसिक चीजें सारी इसमें है। तो यूनिट नंबर 1 जिसमें हेडिंग है नेचर ऑफ पार्टनरशिप, और इसमें हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is defined as a relationship between persons who have agreed to share profits of business, comma, carried on by all or any of them acting for all। ये डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। इसको एक बार फटाफट से नोटिंग कर लीजिए इसकी, फिर हम लोग बस इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, बाकी आगे का फिर हम लोग इसमें कल कवर कर लेंगे। डन, नोटिंग हो गया। चलो, पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन्स। ये पर्सन्स कौन है? ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स ये लोग बिजनेस करने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग के ऑब्जेक्टिव से ज्वाइन हुए हैं, तो इसीलिए इन्होंने एग्री किया है। अब एग्री करने का मतलब इन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट बनाया होगा क्या? यस, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं, पार्टनरशिप अग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो दे हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो अल्टीमेटली ये प्रॉफिट कमाना ही तो हमारा यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव है। हमारा पर्पस क्या है? प्रॉफिट्स अर्न करना है। हम बिजनेस चला क्यों रहे हैं? बिकॉज हमें इसके अंदर अपने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स जिन्होंने साथ में मिलकर एग्रीमेंट एंटर किया है, क्यों किया है? ताकि ये बिजनेस रन कर सके, प्रॉफिट्स कमा सके, ठीक है। अब ये जो बिजनेस है इसके लिए लिखा हुआ है कैरीड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बिजनेस सब सारे पार्टनर मिलके कैरी करेंगे, ठीक है, चलाएंगे इस बिजनेस को, या फिर इनमें से कोई भी, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई भी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे मिलके क्या करेगा? उसको परफॉर्म करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब मैं एक बात बताऊं, एक्ट, ये जो पूरा स्टेटमेंट है, मतलब मैं एक बार पेन चेंज करके आप लोगों को बता रही हूँ, ये जो पूरा स्टेटमेंट है जिसको मैं ग्रीन लेटर्स, ग्रीन पेन से मार्क कर रही हूँ, ये हमें एक प्रिंसिपल की हिंट दे रहा है, विच प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। ये ध्यान रखना, म्यूचुअल एजेंसी मतलब पार्टनर्स एक दूसरे के क्या हैं? एजेंट्स हैं। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ
ईच अदर। ठीक है, पार्टनर्स एक दूसरे के क्या हैं, एजेंट्स हैं, ये ध्यान रखना है। एजेंट का मतलब क्या होता है, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो फाउंडेशन में ऑलरेडी। हाँ, तो फाउंडेशन में हमने ये पढ़ा था, और वहां पे एजेंट क्या होता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट काम करता है, और कुछ भी अगर गलत कर देता है तो उसके लिए लायबल कौन रहेगा, उसका पार्टनर लायबल रहेगा, तो सॉरी प्रिंसिपल लायबल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे पार्टनर्स में भी यही कॉन्सेप्ट है कि सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट्स हैं। मतलब सपोज करो कि अगर यहाँ पे टोटल 2 पार्टनर्स हैं, दोनों मिलके भी बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, कैरीड ऑन बाय ऑल, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा, एक पार्टनर बाहर गया हुआ है कहीं पे, तो उसके बिहाफ पे दूसरा पार्टनर एक्ट कर सकता है क्या, बिल्कुल कर सकता है। उसके बिहाफ पे वो जो दूसरा पार्टनर है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, चेक साइन कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, यस वो ले सकता है। लेकिन अगर उसने कुछ भी काम गलत कर दिया तो जो बाहर गया हुआ पार्टनर है, क्या वो भी जिम्मेदार हो जाएगा इस चीज के लिए, यस, बिकॉज ऐसा समझो कि यहाँ पे सारे एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट्स हैं। एजेंट्स है तो जो पार्टनर अवेलेबल नहीं था उसके बिहाफ पे कोई और एक्ट कर रहा है, तो और उसने अगर कुछ गलत कर दिया तो भले ही वो जो फर्स्ट वाला पार्टनर बाहर गया हुआ है ना, वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, उस बेचारे ने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लाइबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर भी उसको हम लोग ऐसा समझो प्रिंसिपल मान रहे हैं हम उसको, तो उसके बिहाफ पे अगर दूसरे पार्टनर ने कुछ भी गलत कर दिया तो उसको भी लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। इस कारण से यहाँ पे ये प्रिंसिपल डेवलप हुआ है, विच इज कॉल्ड एज म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी, ये लाइन देखो, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उनमें से कोई भी, जैसे 5 पार्टनर है, 3 काम कर रहे हैं 2 के बिहाफ पे, भले ही वो 2 जने काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या फेस करनी पड़ेगी, लायबिलिटी फेस करनी पड़ेगी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द 3 पार्टनर्स। ऐसा समझ रहे हो मेरे एग्जाम्पल को मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो जो नहीं काम कर रहा है उसको भी क्या करना पड़ेगा, लायबिलिटी फेस करना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। ये हम आगे दोबारा पढ़ेंगे, इनकेस अगर तुम लोगों को यहाँ समझ नहीं आया तो इट्स ओके, रिलैक्स, अभी के लिए तुम ये लिख लो, ये आगे आएगा तब हम दोबारा इस टॉपिक को समझ लेंगे। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर, बस ये चीज एक इंपॉर्टेंट है और ये इसका मीनिंग है, ये ध्यान रहे। ठीक है, ये चीज क्लियर है क्या इतना। तो अब आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करी, आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर है, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। एक, हमने पेपर पैटर्न समझ लिया, कितने नंबर का कैसे क्वेश्चन आता है। दूसरा, हम लोगों ने हमारा सिलेबस भी देख लिया कि कितने कितने पार्ट्स डिवाइडेड हैं, क्या क्या उसमें कंटेंट रहेगा, वो हो गया। लॉज के बारे में देखा, एथिक्स क्या होता है उसका मीनिंग अंडरस्टैंड किया, और साथ में जो हम फर्स्ट चैप्टर आज कवर करने वाले, स्टार्ट करने वाले थे, वो है पार्टनरशिप एक्ट। तो वो हमने स्टार्ट कर दिया पार्टनरशिप एक्ट, प्लस उसके अंदर हमने अभी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, एक सिर्फ कंपैरिजन देखा था उसका सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ, ताकि पता चले कि वो क्यों सुपीरियर है, कैसे एडवांटेजेस हैं उसके अंदर। साथ में एक डेफिनेशन बस अभी के लिए देखी है पार्टनरशिप की। ठीक है, बाकी अब इसके जो और कंटेंट्स हैं वो फिर हम लोग